इस वीडियो में हम समूह का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे कि समूह का जो विभाजन जो समाज में हुआ है या हमको देखने को मिलता है वो क्या है, वो किस प्रकार का है। तो हम देखते हैं कि समाज में पाए जाने वाले जो विभिन्न समूह हैं उनको वर्गीकृत करना या बांटना बहुत ही, हम कह सकते हैं कि कठिन कार्य है। फिर भी कुछ समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर जो मानव समूह बने हुए हैं उनके वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है, और वर्गीकरण के जो आधार के रूप में उन्होंने जो बातों को शामिल किया है वो हैं जैसे सदस्यों की संख्या, स्थायित्व और अस्थायित्व, हम की भावना, आकांक्षा और प्रकार तथा सामाजिक संबंधों की गहनता के बारे में विशेष महत्व दिया है। इन आधारों को लेके उन्होंने यानी जो मानव समूह हैं उनके वर्गीकरण करने की एक प्रयास किया है, जिसमें पहला हम वर्गीकरण की बात करें तो पहला एक जो बताया है वो है सदस्यों की संख्या के आधार पर समूह का वर्गीकरण। और सदस्यों की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण किया है उसको प्राय दो भागों में उन्होंने बांट दिया कि समाज में जो प्रचलित जो मानव समूह हैं वो कुछ छोटे समूह के रूप में देखने को मिलते हैं, तो वहीं कुछ समूह ऐसे हैं जो बड़े समूह के रूप में देखने को मिलते हैं। छोटे समूह का जहाँ तक सवाल है, सदस्यों की संख्या के आधार पर, यानी जहाँ जिस समूह में सदस्यों की संख्या कम है उनके जो उद्देश्य हैं सीमित हैं, लक्ष्य सीमित हैं, और उद्देश्य एवं लक्ष्य सीमित होने के कारण उनकी सदस्यों की भी संख्या कम है, तो वे छोटे समूह के रूप में हमें देखने को मिलता है। जैसे एक उदाहरण, एक क्रीड़ा समूह है, एक क्रीड़ा समूह जो विभिन्न खेलों को कोचिंग देता है, प्रैक्टिस कराता है, उनको सिखाता है, तो वहाँ कुछ लोग ही वहाँ कह सकते हैं कि उस समूह में कार्य करते हैं, और वे इस छोटे समूह को लेके व्यक्तियों को विभिन्न खेलों की कोचिंग देते रहते हैं। वहीं कुछ समूह जो होते हैं वो बड़े समूह के रूप में होते हैं, जहाँ सदस्यों की संख्या विस्तृत होती है, विशाल होती है, और वहाँ हम कह सकें कि उन समूहों के अंतर्गत हम देखते हैं कि संबंधों की जहाँ तक घनिष्ठता की बात है, संबंध वहाँ घनिष्ठ नहीं होते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होगी, विशाल होगी, जैसे जैसे वहाँ आपस में समूह के सदस्यों में घनिष्ठता कम होती जाएगी। जैसे जैसे सदस्यों की संख्या कम होगी वैसे वैसे संबंधों में घनिष्ठता बढ़ती जाएगी। तो जहाँ तक बड़े समूह के रूप में हम राष्ट्र, राज्य, इनको भी शामिल कर सकते हैं। ये एक बड़े समूह के उदाहरण हो सकते हैं। किसी भी राज्य का हम नाम लें या किसी राष्ट्र का नाम हम ले दें तो वो बड़े समूह के रूप में देखने को हमको मिलते हैं, और उन बड़े समूहों के अंतर्गत हमको अन्य अनेक व्यक्ति जो अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए अपने छोटे समूहों का भी निर्माण कर लेते हैं। दूसरी वर्गीकरण जो किया है वो है संबंधों की औपचारिक एवं अनौपचारिक के आधार पर। यानी यहाँ समाजशास्त्रियों का मानना है कि कुछ जो समूह जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं और कुछ समूह अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक समूहों की स्थापना हम कह सकते हैं कि कुछ निश्चित नियमों के आधार पर की जाती है, और इस प्रकार के समूहों का जो निर्माण किसी विशिष्ट हित या विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। औपचारिक समूहों में
सदस्यता के जो पारस्परिक संबंधों में हम कह सकते हैं कि घनिष्ठता है, आत्मीयता है, उसका एक अभाव पाया जाता है। और इसका कारण ये है, जैसा कि हमने अभी बताया, कि वहाँ सदस्यों की संख्या विशाल होती है, इसलिए आत्मीयता और घनिष्ठता कम हो जाती है। वहाँ विधान एवं नियमों के द्वारा उन सदस्यों पर एक नियंत्रण रखा जाता है, और जो व्यक्ति जब नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को समूह से बहिष्कृत किया जाता है, उसको दंडित किया जाता है। जिसमें हम औपचारिक समूहों में हम कुछ उदाहरण यदि देखें तो जैसे राजनीतिक दल है, संघ संगठन हैं, विद्यार्थी परिषद हैं, स्कूल, कॉलेज एवं राष्ट्र आदि, ये जितने भी हमारे जो सामाजिक समूह हैं एक औपचारिक समूह की श्रेणी में आते हैं। औपचारिक समूहों के सदस्यों की संख्या जहाँ तक हजारों तक में हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है। इनका जो आकार है बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, और यहाँ पर इसमें व्यक्ति के स्थान पर हम कह सकते हैं कि उसके कार्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। वहीं हम अनौपचारिक समूह की बात करें तो अनौपचारिक समूह में औपचारिक समूह के एक बिल्कुल विपरीत प्रकार की विशेषता पाई जाती है। और जहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो समूह होते हैं यह प्राथमिक समूहों के बहुत ही निकट होते हैं, पास होते हैं। इनके आकार की जहाँ तक बात करें तो आकार छोटा होता है। सदस्यों की संख्या की बात करें तो सदस्यों की संख्या कम होती है। संबंधों की जहाँ तक बात करें तो उनके आपस में जो संबंध हैं उनमें आत्मीयता, घनिष्ठता और शारीरिक समीपता पाई जाती है। संबंधों में स्थिरता एवं निरंतरता पाई जाती है। और ये भी कहा जा सकता है कि अनौपचारिक समूहों के सदस्यों में हम की जो भावना पाई जाती है वह बहुत ही तीव्र होती है। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ जो हम की भावना होती है एक चरम पर हमको देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो संबंध होते हैं आमने सामने के होते हैं, घनिष्ठ होते हैं और वैसे स्वतः निर्मित होते हैं। तो ये हम औपचारिक और अनौपचारिक यानी ये संबंधों के आधार पर हम इसका यहाँ समाजशास्त्रियों ने वर्गीकरण किया है। जैसा कि हमने देखा औपचारिक समूहों की कुछ अलग विशेषताएं हैं, वहीं अनौपचारिक संबंधों की कुछ अलग विशेषता हैं। तो इस आधार पर जो समूहों का जो विभाजन किया है वह किस इस प्रकार का है। अगला जो बिंदु आता है वो है स्थायित्व के आधार पर। और स्थायित्व के आधार पर जो समूह हमको देखने को मिलते हैं समाज में, कुछ समूह जो होते हैं स्थायी प्रकृति के होते हैं और वहीं कुछ समूह जो होते हैं वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं। कुछ समूह हम कहें कि सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी समाज इनसे अछूता नहीं होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें जैसे परिवार, नातेदारी समूह, शिक्षण संस्था, ये कुछ इस प्रकार की विशेषता हैं इनकी, या इनके तत्व हम कह सकते हैं जिनकी हर समय आवश्यकता बनी रहती है, और ये समूह स्थिर समूहों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा दूसरी ओर कुछ जो समूह हमको देखने को मिलते हैं समाज में वो अस्थिर प्रकृति के होते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ हम लें, एक भीड़ है या एक श्रोता समूह है जो बहुत समय कह सकते हैं कि कम समय के लिए
संगठित होता है, इकट्ठा होता है और उनका जो उद्देश्य पूरा हुआ, उनका जो लक्ष्य पूरा हुआ, वो जो समूह है टूटकर बिखर जाता है। तो इस प्रकार के जो समूह होते हैं वो अस्थिर प्रकृति के माने जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ समूह जो होते हैं किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं और जैसे ही उद्देश्य की पूर्ति हुई वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे आज किसी कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ और उस कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए श्रोता समूह का निर्माण हुआ, बहुत सारे श्रोता इकट्ठे हुए, हजारों की संख्या में भी श्रोता हो सकते हैं, लाखों की संख्या में भी श्रोता हो सकते हैं। तो यहाँ हम कहीं कहीं ये अपने को अस्थिर समूह के कुछ उदाहरण मिलते हैं कि जैसे कवि सम्मेलन पूरा हुआ, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और उसके बाद में जैसे ही कवि सम्मेलन समाप्त हुआ वो जो समूह था वो बिखर गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो समूह की स्थायित्व और अस्थायित्व को लेके ये वर्गीकरण किया है। स्थायी जो समूह हैं वो निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, और अस्थायी जो हैं क्षणिक होते हैं, कुछ समूह के लिए होते हैं, व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी हुई और वो समूह समाप्त हो जाते हैं। नंबर 4 में हम वर्गीकरण की बात करें तो चौथा बिंदु है हम की भावना के आधार पर। हम की भावना के आधार पर यहाँ समाजशास्त्रियों ने 2 भागों में को विभाजित किया है। कुछ समूह अंतर समूह की श्रेणी में रखा और कुछ समूहों को बाह्य समूहों की श्रेणी में रखा है। इस वर्गीकरण का जहाँ तक सवाल है तो समाजशास्त्री समनर का विशेष उल्लेख आता है और आपने ही इस 2 प्रकार के समूहों की बात कही है। जहाँ तक अंतः समूह को हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से भी जान सकते हैं। एक अंतः समूह की जहाँ तक बात है तो अंतः समूह के सदस्यों में आपस में हम की भावना पाई जाती है और इसी भावना के कारण अंतः समूह के सदस्यों में हम कहते हैं कि एकता दिखाई देती है, संबंधों में घनिष्ठता दिखाई देती है, संबंधों में समीपता दिखाई देती है। एक अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ तथा अन्य समूहों को हीन मानने लग जाते हैं। एक अंतर समूह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का हम कह सकते हैं कि पालन भी करते हैं और उन्हीं नियमों के द्वारा वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं या जुड़े रहते हैं। और वहीं जब हम बाह्य समूह पर विचार करते हैं तो वहाँ हमें ऐसे देखने को मिलता है कि समूह में भी वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक अंतर समूह में होते हैं। अंतर समूह और बाह्य समूह एक दूसरे के विपरीत विशेषताओं वाले समूह न होकर केवल हम और वे की भावना पर आधारित होते हैं। अंतर समूह एवं बाह्य समूह का कोई निश्चित विशिष्ट आकार के बारे में भी हम बात नहीं कर सकते। एक अंतर समूह जैसे परिवार जितना छोटा एवं विशेष विश्व जितना विस्तृत हो सकता है, एक अंतर समूह में वे सब लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है जिन्हें हम एक सर्वनाम के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं। हमारा परिवार, कक्षा, कॉलेज, देश हमारे लिए अंतर समूह हैं और जिन समूहों को हम अपना नहीं समझते वे बाह्य समूह के अंतर्गत आते हैं। अंतर समूहों के सदस्य एक दूसरे से साधारणतः सहयोगी एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, परंतु बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति हमारी घृणा,
राग द्वेष, प्रतिद्वंद्विता, भय तथा संदेह की भावना पाई जाती है। तो विभिन्न राजनीतिक दल, श्रमिक संघ एवं राष्ट्र में कई बार एक दूसरे के प्रति हम देखते हैं किसी प्रकार की भावना दिखाई पड़ती है। जैसे आज वर्तमान में हम देखें भारत पाक और भारत चीन में, तो यही हमको देखने को मिल रहा है। एक दूसरे के प्रति घृणा है, एक दूसरे के प्रति द्वेष है, एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता है, भय, संदेश की भावना है। तो ये कुछ वाह्य समूह के उदाहरण हमारे सामने आते हैं। तो हम की भावना के आधार पर हमने जो समाजशास्त्रियों जो वर्गीकरण किया है वो अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह में एकता है, प्रेम है, वहीं बाह्य समूह के प्रति राग है, दोष है, वैमनस्यता है, संदेह है, भय की भावना हमें देखने को मिलती है। और अंत में जो समूह का जो वर्गीकरण किया है, अंतिम आधार है सामाजिक संबंधों के आधार पर। और सामाजिक संबंधों के आधार पर जो वर्गीकरण किया है वो है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह। प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में जब बात करें तो यहाँ चार्ल्स कूले का नाम सर्वप्रमुख आता है और इन्होंने ही इन संबंधों का वर्गीकरण करते हुए दो समूहों की बात की कि समाज में जो समूह पाए जाते हैं उनमें कुछ समूह जो होते हैं वह प्राथमिक समूहों की श्रेणी में आते हैं और कुछ समूह जो होते हैं वो द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। प्राथमिक समूह की जहाँ तक वो बात करते हैं तो वही उसमें शारीरिक समीपता है, समूह का जो आकार होता है वो छोटा होता है, संबंधों की जहाँ तक हम यहाँ उद्देश्यों की जहाँ तक बात करें वहाँ उद्देश्यों में हमें समानता देखने को मिलती है। तो वहीं द्वितीयक समूह की हम जहाँ बात करें तो द्वितीयक समूह ठीक प्राथमिक समूह के विपरीत विशेषताओं को लेकर बने होते हैं। द्वितीयक समूह वहाँ उनका आकार जो है वो विशाल है, विस्तृत है, सदस्यों की संख्या अधिक है। वहीं संबंधों की बात करें तो वहाँ जो संबंध हैं कह सकते हैं औपचारिक होते हैं, घनिष्ठता कम होती है, समीपता कम होती है। तो इस रूप में सामाजिक संबंधों के आधार पर जो वर्गीकरण किया है चार्ल्स कूले ने प्राथमिक एवं द्वितीयक, जब इसके बारे में हम विस्तृत इसकी विवेचना करेंगे वो अगले वीडियो में। आज इतना ही, धन्यवाद।